Hello students, I hope you all are doing well. Today we are starting with your new chapter which is store layout. इससे पहले हमने पढ़ा था स्टोर का डिज़ाइन, आज हम पढ़ेंगे स्टोर के लेआउट के बारे में. सो बेसिकली स्टोर लेआउट का मतलब क्या है? It means the way in which a store is designed as well as merchandise is arranged within the store. दो चीज़ें हैं, आपने अपने स्टोर के डिज़ाइन करने का तरीका और जो आपके उत्पाद हैं उन्हें किस व्यवस्था से क्रम किया है या उसका प्रबंधन किस तरीके से किया है. आपका जो उत्पाद है, जो माल है, उसका अरेंजमेंट और स्टोर के डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? स्टोर लेआउट. ये क्या करता है? हमारा जो स्टोर है उसे एक अच्छा लुक देता है और एक फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर के माइंड में क्रिएट करता है. आपको पता है कि जो कस्टमर्स हैं आजकल वो एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो हमारा शॉपिंग का जितना टाइम है उतनी शॉपिंग में लगा रहे हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस की तरह से रहे. तो इसलिए जो स्टोर का लेआउट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स उस स्टोर के अंदर एंटर करने के लिए अट्रैक्ट हों. तो यानी it provides a way to the customers towards various departments and other retail offerings. कि जैसे ही आप स्टोर के अंदर घुसे स्टोर का डिज़ाइन देखकर, अब रास्ता कैसे है कि आप कैसे पहुंचेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और जो रिटेलर ने अपनी ऑफरिंग्स जो प्रोडक्ट्स दिए हैं उन तक आप किस तरीके से पहुंचेंगे, उसका रास्ता कौन दिखाता है? उनका रास्ता दिखाता है आपका स्टोर का लेआउट. बेटा ये यूजुअली इरिवर्सिबल डिसीजन होता है. इरिवर्सिबल डिसीजन मतलब ये दोबारा नहीं किया जा सकता, इसको ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं किए जा सकते. एक बार अगर आपने स्टोर का लेआउट का निर्णय ले लिया तो ज़्यादातर ये जो है परिवर्तन इसके अंदर नहीं किया जा सकता. और अगर फ्यूचर में जो रिटेलर है वो इसके लेआउट में कुछ चेंजेस लाना भी चाहे तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. इसीलिए जो स्टोर लेआउट का डिसीजन है ये बहुत सावधानी के साथ है लेना चाहिए. अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्टोर लेआउट को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है बेटा फ्लोर स्पेस अवेलेबल. आपके पास कितना भूमि स्थल है, इस पर भी बहुत ज़्यादा जो हमारा स्टोर लेआउट है उसका डिज़ाइन अफेक्ट करता है. अगर जो फ्लोर स्पेस अवेलेबल है वो काफ़ी कम है तो रिटेलर को अपने सारे गुड्स इसी के अंदर मैनेज करने पड़ेंगे ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को दिखें भी और जो कस्टमर की नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएं. तो उस टाइम उसे अपना लेआउट इस तरीके से रखना पड़ेगा कि कम समय में कम स्पेस में ज़्यादा डिस्प्ले कर पाए. सेकंड है हमारा मर्केंडाइज का क्या टाइप है, जो माल है उसका क्या प्रकार है. कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मर्केंडाइज होते हैं बेटा जिसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए. जैसे दवाइयाँ हैं, मेडिसिन आप खुद तो नहीं ले सकते, तो मेडिसिन के स्टोर में आपको एक केमिस्ट की ज़रूरत होगी ही होगी. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए डेली आइटम्स हैं जिसके लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती है. अब अगर आप सब्ज़ी लेने गए, अगर आप सपोज़ राशन लेने गए हैं तो उसके लिए आपको किसी की सहायता नहीं चाहिए होती. आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर में जाके खुद भी खरीद सकते हैं. लेकिन मेडिसिन के लिए आपको सलाह चाहिए होती है, आपको केमिस्ट की ज़रूरत होती है. तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको डिस्प्ले कर सकते हैं और कस्टमर खुद खरीद सकते हैं, उसका लेआउट अलग होगा. और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्ले की इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन जो ट्रेंड पर्सन है वो आपको प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देगा, तो वहाँ का लेआउट अलग होगा. तीसरा है आपकी इन्वेंट्री का क्या लेवल रहेगा. बेटा जो माल है उसका क्या स्तर रहेगा, आप कितनी इन्वेंट्री रखना चाहते हैं हर समय, इस पर भी रिटेल स्टोर के लेआउट का डिसीजन अफेक्ट होता है. अगर आपका सप्लाई चेन जो है वो अच्छा है तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑर्डर करेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा स्टोरेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आपका सप्लाई चेन जो है वो ख़राब है तो आपको ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी. अब अगर आपको स्टोरेज में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको डिस्प्ले में कम स्पेस मिलेगी, क्योंकि सपोज़ एक स्टोर है, अगर इतनी जगह स्टोरेज ने ले ली तो डिस्प्ले के लिए तो सिर्फ यही जगह बची ना, तो फिर आपका लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स. कितने कस्टमर्स यूजुअली रिटेल स्टोर के अंदर आते हैं. अगर रिटेल स्टोर में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो बेटा चोरी के चांसेस, शॉपलिफ्टिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं. तो इसीलिए आपको अपने स्टोर का लेआउट इस तरीके से रखना होगा कि कस्टमर्स अंदर आएँ तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो. फिर है मोड ऑफ ऑपरेशंस. मोड ऑफ ऑपरेशंस मतलब किस तरीके से रिटेलर जो है अपने मर्केंडाइज को सेल करता है. एक तो क्या तरीका है कि सेल्फ सर्विस हो सकती है,
कि रिटेलर ने सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पे लगा दिया, कस्टमर अपना खुद प्रोडक्ट चुन के उसे सेलेक्ट करके चूज़ कर रहा है। दूसरा है बेटा सेल्समैन की असिस्टेंस चाहिए कि सेल्समैन आपको आकर सामान दिखा रहा है। दोनों केसेस में स्टोर का जो लेआउट है वो अलग तरीके का होगा। और लास्ट है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कितने सेक्शंस या कितने डिपार्टमेंट्स हैं उस पर भी स्टोर का लेआउट जो है वो अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर सपोज बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं तो रिटेलर को हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेस देनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट्स कम हैं तो ज़्यादा स्पेस जो है वो डिस्प्ले पर लगाई जा सकती है। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो स्टोर आउटलेट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद है डिज़ाइनिंग अ स्टोर लेआउट, यानी आप एक स्टोर लेआउट को डिज़ाइन करते हुए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम्स। प्लानोग्राम क्या होता है बेटा? प्लानोग्राम जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। सो प्लानोग्राम इज़ बेसिकली अ डायग्राम जो ये दिखाता है कि जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से रिटेल शेल्फ्स पर प्लेस किए जाएंगे, कैसे उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा। कि जैसे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि शर्ट्स को इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है, जो कलर कोऑर्डिनेटेड हैं वो एक जगह कर दी गई हैं। पैंट्स का डिस्प्ले ऐसा है, इसी के नीचे शूज़ डिस्प्ले कर दिए गए हैं, फिर कुछ शूज़ यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। तो ये एक बेसिकली एक स्केच होता है या एक डायग्राम होता है जो बनाना पड़ता है, जिससे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री की प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। तो प्लानोग्राम प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके प्रोडक्ट का क्या नेचर है, कितनी सेल्स की उम्मीद है उसकी, आपको कितनी स्पेस चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक प्लानोग्राम बनाया जाएगा। तो एक टीम होगी जो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके एक प्लान बनाएगी और बजट एलोकेट करेगी, बजट डिवाइड करेगी कि इस लेआउट को बनाने में जितने खर्चे होंगे उस खर्चे में कितना कितना बजट किस डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो बजट की जो है वो डिवीज़न हो जाएगी। प्लानोग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फीजिबिलिटी चेक करेंगे, वायबिलिटी चेक करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि जो लेआउट का डिज़ाइन है वो वास्तविक होने के लायक है भी या नहीं। तो कैसे चेक किया जाएगा? कंसल्ट करके, बहुत सारे लोगों से। आर्किटेक्ट से कंसल्ट करोगे कि ये डिज़ाइन बन भी सकता है या नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से करोगे, स्टोर प्लानर से करोगे। जैसे ही आप फीजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि ये बन सकता है तो आप एक प्रॉपर स्केच तैयार करेंगे। जब फीजिबिलिटी चेक हो गई उसके बाद बेटा स्केच बन गया, अब स्पेसेस बांटने का टाइम आ गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कितनी कितनी जगह दी जाएगी उसकी एलोकेशन की जाएगी। तो अलग अलग गुड्स की वैरायटी हो सकती है, आपके पास कितनी ब्रांड्स हैं, कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, इसके बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। अब तक बेटा सारी बातें चल रही थी आइडिया के तौर पर। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो लेआउट आपने अभी तक डिसाइड किया है इसे एक्चुअल में डिज़ाइन किया जाएगा, स्टोर के अंदर इसे एक्चुअल में बनाया जाएगा। इसके बाद हम डिपार्टमेंट्स लोकेट करेंगे, अलग अलग जैसे आपका लेआउट बन गया आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जगह दे देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लोकेशन तय कर देंगे। और लास्ट है आप इसके अंदर मर्केंडाइज को ऑर्गेनाइज कर दोगे। ये जो है आपके स्टोर लेआउट के डिज़ाइनिंग का लास्ट स्टेप है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो माल है, जो मर्केंडाइज है, इसे अरेंज करेंगे। जो जो डिपार्टमेंट्स को जगह दी गई है उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। जैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ के साथ आप कोशिश कीजिए सॉक्स रख दें, ठीक है। शर्ट्स के साथ आप कोशिश कीजिए टाई रख दें, ताकि जो प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें एक जगह पर रखा जाए। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका सेम यूज़ है, जैसे बॉडी वॉश हैं तो सारे बॉडी वॉशेस को एक तरफ रख लीजिए, हैंड सैनिटाइज़र हैं तो सबको एक तरफ रख लीजिए, शैम्पूज़ हैं तो सारी ब्रांड्स के शैम्पू एक जगह पर रख लीजिए, ताकि कस्टमर को जो है चॉइस मिल जाए, कंपैरिजन कर सके वो। तो ये क्या थे, ये थे आपके स्टेप्स जो एक स्टोर लेआउट को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल है। इसके बाद बात करते हैं बेटा स्टोर लेआउट के टाइप्स। तो बेटा बेसिकली 4 तरह के स्टोर लेआउट हैं हमारे पास। हमारा ग्रिड लेआउट, फिर हमारा लूप लेआउट, हमारे पास ग्रिड है, लूप लेआउट है, फ्री फ्लो लेआउट है और स्पाइन लेआउट है। हम एक एक करके इन सारे लेआउट्स को पढ़ते हैं।
सबसे पहला है बेटा ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या कहता है? ये जो लेआउट है ना, ये यूजुअली हम कहाँ यूज़ करते हैं? सुपरमार्केट में यूज़ करते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल है, जैसे टाटा क्रोम है, मेट्रो सीएनसी है, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, फार्मेसी स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, इनके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। तो यूजुअली इस लेआउट के अंदर क्या होता है बेटा? दीवार के साथ साथ एक एरिया लगाया जाता है अलोंग द वॉल, और बाकी सारा मर्केंडाइज जो है वो पैरेलल मैनर में रखा जाता है। तो इनको हम बोलते हैं, ये जो ऐसे लाइन जगह है ना, इनको हम ग्रिड्स बोलते हैं। तो जो हमारा मर्केंडाइज है ना, ये ग्रिड्स की तरीके से स्टोर किया जाता है। ऐसी जगह पर ये वहाँ यूज़फुल ज़्यादा है जहाँ सेल्फ सर्विस बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों मेथड है? क्योंकि आपने ऐसे लाइंस बना रखी हैं, ग्रिड्स बना रखी है, तो आपको ज़्यादा फिक्सचर्स की ज़रूरत नहीं है। फिक्सचर्स क्या होते थे हमारे? फिक्सचर्स होते थे बेटा जिस तरीके से हम लोग अपने रिटेल के मर्केंडाइज को लगाते थे, जैसे हैंगर्स हमारे फिक्सचर्स हैं। तो इसलिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। दूसरी बात, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। आप इसके अंदर किसी भी स्पेस को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फिक्सचर्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम है, क्योंकि आपने एक ही तरीके की ग्रिड्स बना रखी हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा रोटेटिंग फिक्सचर्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, तो आपका उनका खर्चा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर कैन इजीली लोकेट द थिंग्स। बहुत आसान है कस्टमर के लिए एक जगह को ढूंढना, और मैंने आपको बताया कि सेल्फ सर्विस ये प्रमोट करता है। डीमेरिट्स क्या है बेटा? क्योंकि ऐसे लंबी लंबी पैरेलल लाइंस हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं माना जाता। दूसरा, कस्टमर सारे मर्केंडाइज को एक्सपोज नहीं हो पाता। जो कस्टमर यहाँ खड़ा है, अगर सपोज कस्टमर यहाँ खड़ा है तो उसे बाकी सारा ये वाला मर्केंडाइज जो है नहीं दिखेगा। वो सपोज उसने, अगर आप देखें इस एग्जाम्पल में कि कस्टमर्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ से घूम रहे हैं और यहाँ पर फाइनली चेकआउट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कस्टमर सिर्फ कपड़े लेने आया था, ठीक है, कस्टमर ने कपड़े लिए और यहाँ से चेकआउट कर लिया, तो ये बाकी सारा स्टोर तो कस्टमर ने देखा ही नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर है उसको सारा माल, सारा मर्केंडाइज जो है वो नहीं दिखाई देता। इसीलिए अनप्लैन्ड परचेजेस नहीं प्रमोट हो पाती। अनप्लैन्ड परचेजेस क्या हैं? आपने प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन आपको जाके कोई चीज़ बहुत सुंदर लगी या बहुत अच्छी लगी, आपको जाकर याद आया कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत थी, तो आप उसे खरीद लेते हैं। तो ये क्या है? हमारी अनप्लैन्ड परचेजेस। अब क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सारा का सारा स्टोर देख ही नहीं पा रहा, तो इसीलिए अनप्लैन्ड परचेजेस जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेटा आप देख सकते हैं कि ग्रॉसरी स्टोर के अंदर ये बहुत सारी ग्रिड्स हैं। ये ग्रिड्स के अंदर आपका सारा सामान रखा है। तो अगर कस्टमर यहाँ से आता है, सामान लेता है और वापस चेकआउट कर लेता है, तो बाकी सारा स्टोर जो उसने नहीं देखा है। तो ये सारे आपके क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ग्रिड लेआउट के। इसके बाद है बेटा रेस ट्रैक या लूप लेआउट। आप नाम से ही देख सकते हैं, जैसे रेस का ट्रैक नहीं होता है, रेस आपने यहाँ से शुरू की और फिर यहाँ पे आके एग्जिट कर ली, या लूप होता है, लूप मतलब वापस आप वहीं पर आ गए, तो ये हमारा रेस ट्रैक लेआउट है। रेस ट्रैक लेआउट क्या कहता है बेटा? जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, ये एक रेस ट्रैक की शेप में होता है। तो इसके अंदर जो मेन पैसेज है, जो मेन एरिया है, वो कस्टमर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक गाइड करता है। क्या क्या मेरिट्स रहेंगी हमारे रेस ट्रैक लेआउट की? ये इम्पल्स परचेजेस को इनकरेज करता है, यानी अनप्लैन्ड परचेजेस जो आप एकदम से खरीदते हैं उसे इनकरेज करता है। क्यों इनकरेज करता है? क्योंकि अगर कस्टमर ने यहाँ से स्टार्ट किया तो कस्टमर को सब कुछ देखना पड़ेगा। तो अगर सपोज कस्टमर लेने आया था कोई ऐसी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने आया था लेट्स से, तो कस्टमर यहाँ हेल्थ एंड ब्यूटी सामान भी देख रहा है और उसे ब्यूटी में कोई मेकअप पसंद आ गया, तो क्योंकि उसने यहाँ पर विजिट किया तो वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लेने नहीं आया था, लेकिन उसे पसंद आ गया, उसे वहाँ पर सामने दिखा, तो प्रोडक्ट के एक्सपोजर की वजह से कस्टमर जो है इम्पल्स परचेज कर सकता है।
दूसरा है बेटा जो नई वेराइटीज़ हैं वो कस्टमर को ये भी इनकरेज करती हैं कि वो नए प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करें। ये भी वही बात है, क्योंकि कस्टमर को वो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो सोचता है कि मुझे इन चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा रेस ट्रैक लेआउट। अगर आप सामने देखेंगे तो जैसे आइकिया है, आइकिया बहुत फॉलो करता है रेस ट्रैक लेआउट। अगर आपने एंटर किया तो वहीं पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा ताकि आप उनके सारे फर्नीचर को, उनके सारे प्रोडक्ट्स को जो है देख सकें। तो ये था हमारा रेस ट्रैक लेआउट। इसके बाद है हमारा फ्री फ्लो या बुटीक स्टाइल लेआउट। नाम ही आपको दिखा रहा है फ्री फ्लो लेआउट है, यानी कैसे भी फ्री फ्लो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फिक्सचर्स या फर्नीचर है वो किसी प्री डिटरमाइंड, किसी मानक के अनुसार, किसी सेट पैटर्न के अनुसार फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि रैंडमली किसी एसिमेट्रिकल मैनर में सेट होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जैसे भी आपको चाहिए आप अपने फर्नीचर को सेट कर सकते हैं। कहीं से भी एंटर करो, कहीं से भी एग्जिट करो, कोई वो नहीं है। कस्टमर का जो फ्लो है वो फ्री होगा, इसके अंदर कोई डिफाइंड सेट पैटर्न नहीं है। यूजुअली कहाँ फॉलो होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बुटीक स्टोर्स हैं, यहाँ पर फ्री फ्लो जो स्टाइल है वो फॉलो होता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें तो हमारा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। आपको कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इसी तरीके से एंटर करना है, इसी तरीके से एग्जिट करना है। कस्टमर का जो मन करे वो उस चीज़ को देख सकता है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी देख पा रहा है, कहीं से भी एंटर कर रहा है, तो इम्पल्स परचेज भी बढ़ जाती है। उसे कोई ऐसी चीज़ दिख सकती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख सकता है जो उसने प्लान तो नहीं किया था लेकिन वो परचेज कर रहा है। जनरली इस मेथड में रेवेन्यूज़ हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर को एक बुटीक स्टाइल मिलता है, एक हाई क्लास स्टाइल मिलता है, वो टेंशन फ्री इन्वायरमेंट में शॉपिंग कर सकता है। दूसरा, फ्री फ्लो में रिटेल का जो स्टोर का लुक है वो भी बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक हो जाता है। ये ज़्यादातर किसके लिए सूटेड है? जो हाई एंड शॉप्स हैं बेटा, जो बड़ी शॉप्स हैं, लग्जरी परफ्यूम्स की शॉप हैं, डिज़ाइनर बुटीक्स की शॉप है, उनके लिए ये सूटेबल होता है, जहाँ माल कम होता है, मर्केंडाइज कम होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो बेटा क्योंकि ये फ्री फ्लो है, आपने किसी सेट पैटर्न में सामान नहीं रखा हुआ, तो जो हमारी डिस्प्ले और स्टोरेज की जगह है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इसीलिए ये एक कॉस्टली फॉर्म ऑफ लेआउट भी है, ज़्यादा खर्चीला फॉर्म है। इसके अंदर पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको सेट नहीं है कि भाई ये चीज़ें एक जगह पर रखी होंगी, ये चीज़ें एक जगह पर। फ्री फ्लो है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखी होती है, तो कस्टमर को कई बार स्टोर का पैटर्न ही समझ नहीं आता है, तो इसीलिए उसे हेल्प चाहिए होती है, उसे गाइडेंस चाहिए होती है। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो यहाँ इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि सेल्समैन को भी सारा स्टोर नहीं दिखाई दे पाता है, तो जो शॉपलिफ्टिंग है, चोरी है, उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें, जैसे यूजुअली बेटा शूज़ की शॉप्स में या बैग्स की शॉप्स में या लग्जरी बुटीक्स के अंदर ये जो मेथड है ये फॉलो किया जाता है। तो आप अगर डायग्राम में, फ़ोटो में देख पा रहे हो, तो इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है कि सारी चीज़ें एक जगह पर रखी जाएंगी, एक बुटीक का लुक इसे दिया गया है। और लास्ट है बेटा स्पाइन लेआउट। अभी तक हमने जितने लेआउट्स पढ़े उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो है स्पाइन लेआउट। ये स्पाइन लेआउट क्यों है? क्योंकि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है एक शेप में, उसके चारों तरफ बाकी चीज़ें होती हैं, सिमिलरली अगर आप इस लेआउट को देखें तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह शेप बना लेता है। तो कस्टमर यहाँ से एंटर करेगा, सिंगल पैसेज है, और यहाँ से उसको पूरे स्टोर के बैक तक देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंगल पैसेज है जो फ्रंट से बैक ऑफ द स्टोर तक जाता है। इसी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे या मर्केंडाइज माल जो है वो इस स्पाइन की, इस पैसेज की दोनों तरफ होगा। तो कस्टमर दोनों तरफ जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, वो इस साइड देखना चाहते हैं या इस साइड देखना चाहते हैं। तो अगर हम इनकी मेरिट्स की बात करें तो स्टोरेज स्पेस जो है वो मैक्सिमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पैसेज के बाद बाकी सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रिड भी यूज़ किया गया है, रेस ट्रैक भी यूज़ किया गया है क्योंकि लूप है, वहीं से जाकर वहीं से वापस आ रहे हैं, और फ्री फ्लो भी यूज़ किया गया है। तो एक के अंदर आपने सारे गुणों को जो है वो इकट्ठा कर लिया। तो क्योंकि जैसे ग्रिड फॉर्म होता है, मर्केंडाइज दीवारों के तरफ अरेंज्ड है, ये देखिए आप दीवार के पास अरेंज्ड है सारा मर्केंडाइज, तो इसीलिए आपकी स्टोरेज स्पेस जो है
वो मैक्सिमाइज हो सकती है। रेस ट्रैक की तरह आप देखिए कि कस्टमर सारे डिपार्टमेंट्स को देख सकता है और स्टोर के पीछे तक जाने के लिए उसको ज़रूरी हो जाता है। तो जब उसने यहाँ से जाना शुरू किया तो वो दोनों साइड जो है देख सकता है, तो कस्टमर जो है वो विजुअली ज़्यादा चीज़ें देख पाता है, इसीलिए इम्पल्स परचेजेस जो हैं वो इनकरेज होती हैं। डीमेरिट्स देखिए, इसके अंदर डेकोरेशन वगैरह पर काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने तीनों स्टाइल ऑफ लेआउट देखा, इस स्टाइल के लिए अलग फिक्सचर्स यूज़ किए गए होंगे, इस स्टाइल के लिए अलग फिक्सचर्स यूज़ किए गए होंगे, इस स्टाइल के लिए अलग फिक्सचर्स यूज़ किए गए होंगे, तो आपको जो है फिक्सचर्स पर, फर्नीचर पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। एंड मोर फ्री स्पेस लीडिंग टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अंदर बेटा मोर फ्री स्पेस भी होती है। अब आप कहेंगे कि मैम स्टोरेज स्पेस तो आपने मैक्सिमाइज़ की है, बिल्कुल की है, हमने सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं, लेकिन जहाँ पर हमने फ्री फ्लो यूज़ किया है वहाँ पर तो स्टोरेज स्पेस मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाई ना, तो इसीलिए कुछ जो हमारी स्टोरेज स्पेस है ग्रिड के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वो वेस्ट भी हो जाती है। तो अब बात करते हैं स्टोर लेआउट की इम्पोर्टेंस की, कि हमने इतने स्टोर लेआउट्स डिस्कस किए, आखिर जो स्टोर लेआउट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला है इंक्रीजिंग रेवेन्यूज़। रिटेलर अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज कैसे कर सकता है? बेटा अगर अच्छा लेआउट होगा, प्रॉपर लेआउट होगा, तो जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली अरेंज होंगी, एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड होंगी, तो रिटेलर ऑफर्स भी दे सकता है अपने प्रोडक्ट्स पर। क्यों? क्योंकि जो सेम तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पर होंगे। अब सपोज नूडल्स एक जगह हैं, तो रिटेलर नूडल्स पर, अपने वाले नूडल्स पर ज़्यादा ऑफर दे सकता है, तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में जो है वो नूडल्स हैं, यहाँ पर ऑफर चल रहा है। तो क्योंकि चीज़ें बेटर अरेंज्ड हैं, तो रेवेन्यू जो रिटेलर है वो अलग अलग ऑफर्स देकर मैक्सिमाइज कर सकता है। दूसरा है डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक। कस्टमर ट्रैफिक मतलब जो कस्टमर्स की भीड़ है उसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक दिशा में लेकर जा सकते हैं जिस दिशा में हमें चाहिए। ये कब हेल्पफुल होता है? जैसे सपोज पीक सीज़न चल रहा है, दिवाली का सीज़न है, उस टाइम पर अगर आपका लेआउट इस तरीके से अरेंज्ड है कि जो चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं वो ज़्यादा खुली जगह पर रखी हों, और जो चीज़ें कम जो खरीदी जाती हैं वो थोड़ी सी कंजस्टेड जगह पर भी रखी हों, तो आप अपनी कस्टमर ट्रैफिक को, अपनी भीड़ को एक डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। इसके बाद है प्रिवेंटिंग अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या? जैसे चोरी की संभावना, शॉपलिफ्टिंग, जो दुकान से चोरी कर लेते हैं उसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसे कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? आजकल क्या है, अगर लेआउट प्रॉपर है तो जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनको लॉक एंड की में रखा जाता है, एक लॉकर में रखा जाता है जो शोकेस है जिसमें ताला लगा हुआ है। रिटेलर सिक्योरिटी चेक भी प्लान करता है, सारे आपके जो मर्केंडाइज है, जो माल है, उनके ऊपर टैग लगा हुआ होता है। अगर रिटेलर बिना सिक्योरिटी चेक के उस टैग को लेकर बाहर, अगर कस्टमर जो है वो बिना सिक्योरिटी चेक के उस टैग को लेकर बाहर जाना चाहता है तो एक सायरन बजेगा जिससे उसको पकड़ा जा सकता है। तो अगर आपका लेआउट प्रॉपर होगा तो इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस से भी आप बच सकते हैं। इसके बाद है ईज़ इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे ईज़ होगी? क्योंकि आपने चीज़ें पहले से ही अरेंज कर रखी हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तो रिटेलर जो है वो प्लान कर सकता है कि अब मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है बेटा, दुकान के अंदर चीज़ें इतनी बुरी तरह से भरी होती हैं कि रिटेलर को पता ही नहीं चलता कि मैगी ख़त्म हो गई है या बची हुई है, शैम्पूज़ के लॉट ख़त्म हो गए हैं या बचे हैं। तो अगर चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड और अरेंज्ड हैं तो रिटेलर ये डिसीजंस ले सकता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, उसको कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है, कौन सी चीज़ जो है कस्टमर्स को कम पसंद आई है, इसे फर्दर हमें ऑर्डर नहीं करना है। दूसरा इसके बाद है इनकरेजिंग इम्पल्स सेल्स। इम्पल्स सेल्स कैसे बेटा? कि अगर आपका लेआउट प्रॉपर है, अगर आपने प्रॉपरली अरेंज कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो कस्टमर कई बार इतना अट्रैक्टिव लगती है ना कस्टमर को माल जो है मर्केंडाइज की, वो अनप्लान्ड इम्पल्स परचेजेस भी कर लेते हैं। कस्टमर को यूजुअली क्या करना चाहिए? रिटेलर को सिमिलर प्रोडक्ट्स एक जगह पर रख देने चाहिए। जैसे मैंने बताया, शैम्पू सारे एक तरफ रखे हों, आपके कॉस्मेटिक आइटम सारे एक तरफ रखे हों, फूड आइटम सारे एक तरफ रखे हों, क्लोथिंग आइटम सारे एक तरफ रखे हों। तो सिमिलर आइटम्स अगर एक जगह पर रखे होंगे ना तो कस्टमर को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प होती है। इसके बाद है बैलेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्प्ले स्पेस। बेटा यूजुअली इन दोनों के बीच में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपने स्टोर करने की स्पेस बढ़ा दी
तो नेचुरल सी बात है जहाँ आप डिस्प्ले करोगे वो जगह घट जाएगी, और अगर मैंने स्टोर करने की स्पेस घटा दी तो डिस्प्ले की तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर सामान को स्टोर कहाँ करेंगे? तो दोनों चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्प्ले के लिए आपने जगह बढ़ा दी तो आपके पास स्टोरेज एरिया नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा स्टोरेज के लिए एरिया बढ़ा दिया तो आपके पास प्रॉपर डिस्प्ले एरिया नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है रिटेलर को रखना चाहिए। वो बैलेंस कैसे होगा? अगर आपका स्टोर का जो लेआउट है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा तो हो पाएगा। इसके बाद है बेटा डिक्रीजिंग कॉस्ट। अगर वो अच्छा लेआउट है तो आपका ओवरऑल खर्चा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि लेआउट है तो मिस हैपनिंग्स कम होंगी, प्रॉपर लेआउट है तो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें नहीं टूटेंगी, चीज़ें नहीं गिरेंगी, शॉप लिफ्टिंग नहीं होगी, तो ओवरऑल जो खर्चा है रिटेलर का वो घट जाएगा, और जो ओवरऑल लुक है स्टोर का, जो स्टोर की अट्रैक्टिवनेस है वो एक अच्छे लेआउट से बढ़ जाएगी। तो ये क्या थी कि हमारा जो स्टोर लेआउट है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए हमने ये रेफरेंसेस यूज़ की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।